इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, वैसे तो हमने पढ़ लिया था शुरू में इसको, इसके बारे में कुछ बातें हमने पढ़ी थी, तो एक दो बातें मैं आपसे फटाफट रिकवर कर लूँ ना पीछे का, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या है, क्या करता है ये करता है कि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो रिजल्ट के तौर पे क्या दिखता है? केमिकल रिएक्शन। आप इसको समझने की कोशिश करिए, रफली अपन बात करें तो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिसिटी देन ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी में कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिकल रिएक्शन में वो किस फॉर्म में जा रही है? केमिकल एनर्जी में। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है ई यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू सीई, मतलब केमिकल एनर्जी। तो यहाँ से अपन एक इसकी डेफिनेशन लिख देती है कि ए डिवाइस विच कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी called इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस, बिल्कुल। तो ये तो जनरल फिनोमिना है, ये तो हम टॉपिक को रिवाइज ही कर रहे हैं। हमने इनमें पढ़ा था एक बात कि इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करे तो केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, अपने आप नहीं होने वाली, सिस्टम अपने आप नहीं करने वाला, सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो रिएक्शन होगी। इसका मतलब ये हो रहा है एक तरीके से कि हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि इनपुट क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी। हम इसमें इनपुट क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। आउटपुट के तौर पे क्या मिल रहा है अपने को? केमिकल रिएक्शन। समझ में आई बात? तो इस सेल में ये खासियत है कि हम लोग जब इसमें इनपुट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो आउटपुट के तौर पे हमें क्या देता है? वो केमिकल रिएक्शन, है ना। तो यानी कि इनपुट करेंगे तो आउटपुट आएगा, इनपुट ही नहीं करेंगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। ये भी अपने को समझना है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसीजर यहाँ नहीं हो रही। तो यहाँ जो प्रोसीजर है वो है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स। कैसी रिएक्शन होती है इसमें? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। याद रखना, नॉन स्पॉन्टेनियस। और आप सब जानते हो ना, हमने पढ़ा था गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल जी। और डेल जी जो है, वैसे याद होना चाहिए गिब्स एनर्जी क्या थी। तो गिब्स एनर्जी को आप यूँ समझ सकते हो कि मान लीजिए मेरे पास 5 लाख की संपत्ति है। कितनी है? 5 लाख की। और उसमें से 2.5 लाख मैंने अपने परिवार के नाम कर दी, तो मेरे पास यूज़ करने लायक कितनी है? 2.5 लाख। तो वो 2.5 लाख मेरे लिए फ्री प्रॉपर्टी है जिसको मैं कहीं भी यूज। तो वही बात है, एक सेल में मान लीजिए 100 किलो जूल एनर्जी है। कितनी? 100 किलो जूल। पर वर्क करने के लिए फ्रीली अवेलेबल 80 है। तो 80 उसकी फ्री एनर्जी है जिसको अपन कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी इज ए अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क। काम करने के लिए सिस्टम के पास जो एनर्जी अवेलेबल है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो याद रखना, टोटल एनर्जी इज नॉट गिब्स फ्री एनर्जी। टोटल का कितना परसेंट जो वर्क के लिए अवेलेबल है वो उसका गिब्स फ्री एनर्जी कहलाएगा। अगर 100 का पार्ट केवल 60 पार्ट है तो 60 पार्ट इज द गिब्स फ्री एनर्जी। और अगर वो 30 पार्ट ही यूज कर पा रहा है वर्क में तो 30 पार्ट इज, हाँ, तो यह गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। और ये इस सेल के लिए आता है पॉजिटिव। क्योंकि हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस प्रोसीजर में गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में ये 0 होती है, और फॉर द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये पॉजिटिव होती है। और हमारे सेल का फिलहाल प्रोसेस भी कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी क्या रह गई? पॉजिटिव रह गई। ठीक है।
तो ये हमने इस सेल की जानकारी एक बार पुनः रिवाइज कर दी। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन किसका कंस्ट्रक्शन? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्शंस के मेन बातें यहाँ पहले आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, अपन बाद में इसको समझ लेंगे। सबसे पहले तो अपने को चाहिए कंसिस्ट ऑफ ए कंटेनर। तो ये किससे बना है? एक कंटेनर, हमें एक कंटेनर की रिक्वायरमेंट है। फिर हमें चाहिए ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर आपको कौन सा सेल बनाना है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है, तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चाहिए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते क्या हैं। देखो, दीज आर सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं किससे बने होते हैं? आयोनिक कंपाउंड से। NaCl, Na+Cl माइनस में टूटता है, HCl, समझ रहे हो बात को? CuSO4, कॉपर सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट, यानी कि जिनमें आयन्स हो, कैटायंस एंड एनायंस। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड कब बनता है पता है क्या? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक स्पीसीज यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, कंप्लीटली डोनेट करती है, और दूसरा उसको रिसीव करने वाला होता है। यानी कि यहाँ कोई पार्टनरशिप नहीं होती, एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है। तो ये जनरल बात हो गई। तीसरा जो हमें चाहिए वो चाहिए टू रोड्स ऑफ सेम मेटल। एक ही मेटल की हम लोग मोस्टली 2 रोड यूज करते हैं, वो काम करेंगे एनोड एंड कैथोड। तो यहाँ एनोड और कैथोड सेम मेटल के होते हैं, जबकि हमने गैल्वेनिक में क्या पढ़ा था? बोथ आर डिफरेंट। तो ये 3 चीज़ें अपने को रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप जानते हो वायर चाहिए, बैटरी चाहिए, वो एक्सेट्रा सामान आपको सबको पता है। क्लियर? तो ये माइंडसेट में आ गई बात। तो कंस्ट्रक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो आपको ये 3 बेसिक चीज़ें चाहिए। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिक तौर पे देखूं तो आपको क्या क्या चाहिए? एक कंटेनर चाहिए, सही है ना? उस कंटेनर में कितनी मेटल रोड? 2 मेटल रोड्स चाहिए, करेक्ट। मेटल रोड किस में डिप है? सॉल्यूशन में। किसके सॉल्यूशन में? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं शायद। फिर इनको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? बैटरी, वायर के थ्रू होगी बैटरी से। ठीक है, ये एक सिस्टम सेट तैयार हो गया। तो ये किसका कंस्ट्रक्शन हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हाँ, तो ये है मेटल रोड, ये भी कौन क्या है? मेटल रोड। पर याद रखना ये दोनों मेटल रोड सेम मेटल की है। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ एक सॉल्यूशन भर दिया हमने, और उसको अब कोई भी कॉमन सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं यहाँ, बिना एग्जांपल के लिख देता हूँ। चलो, तो मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूशन लिखा हुआ है Ca। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ Ca ये हमने किसके तौर पे लिया है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ये हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के तौर पे लिया है। तो कंस्ट्रक्शन हो गया। क्या दिख रहा है कंस्ट्रक्शन? बोलो क्या क्या दिख रहा है? एक कंटेनर है, कंटेनर में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर दिया, 2 मेटल रोड, दोनों को बैटरी से थ्रू द वायर कनेक्ट कर दिया। अब देखिए कंस्ट्रक्शंस के बाद अगर अपन आगे बढ़ें थोड़ा सा, तो इजी कर देता हूँ आपको। लैंग्वेज तो खैर आप लोग लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए कि ये जो NaCl है, मान लो, तो NaCl किस में टूट जाता है? जब सॉल्यूशन में डालते हैं, तो जब उसको पानी में डालते हैं तो एक्वस बनाते हैं, तो Na+ और Ca भी आयोनिक कंपाउंड है, तो ये भी किस में टूटेगा? C+ और A- में। तो देखिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें क्या क्या है, इस सॉल्यूशन में C+ भी है और A, तो केटाइन भी है, और C और A लिखने का मेरा जो मोटिव था वो भी ये था, C फॉर केटाइन, A फॉर एनायन। यानी कि मैंने जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसमें एक पार्ट पॉजिटिव है,
एक पार्ट नेगेटिव है ना। तो यहाँ केटाइन भी है और एनायन भी है, यानी कि सॉल्यूशन में ये सॉलिड फॉर्म में नहीं है, ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो चुका है। तो यानी कि जो Ca है ये अपने आयंस में ऐसे डिसोसिएटेड है, टूटा हुआ है, ठीक ना, एक्वस फॉर्म में C+ और A- में। अब समझना एक बात, ये C+ और A- अगर मैं एक बार यहाँ से इसको हटा देता हूँ तो अब मुझे बताओ, मैंने वायर काट दिया, इसका मतलब दोनों मेटल आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो दो मेटल जो आपस में कनेक्टेड ही नहीं है, क्या वो सेल की तरह काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि तो अभी तक आपस में जुड़े भी नहीं और हाफ कंडीशंस कुछ होती नहीं है। तो अब देखिए एक बड़ी बात क्या हो रही है कि अब जो केटायन और एनायंस इसके अंदर सॉल्यूशन में है वो मूव कर रहे हैं, पर रैंडम मूव कर रहे हैं, कोई किधर भी जा सकता है। केटायंस और एनायंस इस सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं? मूवेबल है, हलचल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पर किस डायरेक्शन में? रैंडमली घूम रहे हैं। पर जैसे ही मैं इसमें देखो इसको कनेक्ट करूंगा, ये जो मोमेंट है केटायन और एनायंस का ये स्पेसिफिक हो जाएगा। आपको सर स्पेसिफिक कैसे हो जाएगा? तो देखिए, ये बैटरी का कौन सा सिरा है? नेगेटिव। ये बैटरी का पॉजिटिव। आप लोग जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मूव करता है नेगेटिव टर्मिनल टू, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इस नेगेटिव से इस इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? ये किसका फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का। ये इलेक्ट्रॉन जब इसकी ओर जाएंगे तो ये पूरी रोड किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी ना। तो ये मेटल रोड क्या हो गई? नेगेटिव टर्मिनल हो गया यहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल। पर आप जानते हो कि एक बात बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने शुरू में भी एक बात कही थी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड और कैथोड बैटरी के टर्मिनल से ही डिटरमाइन होंगे। बैटरी के नेगेटिव से जुड़ने वाला कैथोड और बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ने वाला एनोड। तो ये मेटल रोड जो नेगेटिव टर्मिनल है ये किसका काम कर रही है? कैथोड का काम कर रही है। और यहाँ क्या होगा देखो, ये प्लस है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो किससे खींचेगा? रोड से। रोड से खींचेगा तो रोड क्या होती जाएगी? पॉजिटिव होती जाएगी। तो ये टर्मिनल कैसा हो गया? पॉजिटिव टर्मिनल। और ये किसका काम कर रहा है यहाँ पे? पर एक बात ध्यान रखना, गैल्वेनिक में उल्टा होता है। गैल्वेनिक में एनोड नेगेटिव टर्मिनल होता है जबकि कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में टर्मिनल कौन होगा, कैसा होगा, वो बैटरी का टर्मिनल तय करता है। इसलिए बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होने वाला एनोड उसको पॉजिटिव कहेंगे और नेगेटिव से कनेक्ट होने वाला कैथोड उसको नेगेटिव कहेंगे। तो अपोजिट हो रहा है। वैसे एक बात आप सब जानते हो कि एनोड पे प्रोसीजर हमेशा ऑक्सीडेशन का होगा और कैथोड पे प्रोसीजर हमेशा रिडक्शन का होगा। तो ये तो श्योरिटी है, ये जो बात है ये कभी चेंज नहीं होने वाली। चाहे कोई भी सेल हो, टर्मिनल बदल जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक में अलग हो जाते हैं और गैल्वेनिक में अलग हो जाते हैं, पर ये जो बात आपने लिखी एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, ये कन्फर्म है। अब देखिए क्या हुआ, आपने जैसे ही इसको कनेक्ट किया, जरा ध्यान देना, मैंने जैसे ही इन दोनों रोड को मेटल के साथ वायर और बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या होगा? ये पॉजिटिव हो गया एनोड वाला हिस्सा, ये नेगेटिव हो गया। आप बताइए कि ये एनायन जो नेगेटिव है क्या इस नेगेटिव प्लेट की ओर मूव करेंगे या नहीं करेंगे? ये भी नेगेटिव और प्लेट भी नेगेटिव है, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रिपल्शन स्टार्ट हो गया। और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव भी, तो उल्टा होगा अब। तो एनायन किसकी ओर मूव करेंगे? पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। एनायन चले एनोड की ओर और कैटायन चले कैथोड की ओर। समझ में आ रही है बात? तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जब तक मैंने दोनों मेटल रोड को आपस में कनेक्ट नहीं किया था तब तक कैटायन एनायन का मोमेंट रैंडमली हो रहा था, किधर भी जा रहे थे। पर जैसे ही मैंने इनको बैटरी से कनेक्ट किया, इनका मोशन रैंडम ना रह के स्पेसिफिक हो गया। एनायंस जो है वो किसकी ओर मूव करना शुरू करेंगे? एनोड की ओर। और कैटायन जो है वो किसकी ओर मूव कर रहे हैं? तो देखिए हम लोगों ने एक बात यहाँ जो सीखी वो है मोमेंट ऑफ आयन।
बिकम्स स्पेसिफिक इन द प्रेजेंस ऑफ बैटरी। हमने जैसे बैटरी इसमें कनेक्ट कर दी, ये आयंस का मूवमेंट स्पेसिफिक हो गया। और देखिए याद रखने का तरीका है बड़ा आसान। एनायन किसकी ओर जाएंगे? एनोड। केटायन जो पॉजिटिव आयन है वो किसकी ओर जाएंगे? तो ए से ए, सी से सी, याद हो जाएगा ना। एनायन एनोड, केटायन। तो फ्यूचर में अगर अपन ये बात भूल जाएं तो बड़ा आसानी से याद कर लेंगे कि एनायंस ए स्टार्ट विद ए गोज ऑन ए, एनोड पे जाएंगे। केटायन स्टार्ट विद सी तो जाएगा भी कैथोड पर। ये हो गया। तो इसके कंस्ट्रक्शंस को तो मैं लैंग्वेज में क्या लिखूंगा, अगर लिखेंगे तो बड़े आराम से लिख देंगे आप फटाफट करके। तो क्या लिख सकते हो? देखो क्या देखा आपने, इट इज कंसिस्ट ऑफ ए कंटेनर, it is consist of a container having electrolytic solution with two metal rods dipped in it। अगर अपन कंस्ट्रक्शन देखें तो बोथ मेटल रोड कनेक्टेड टू ईच अदर बाय वायर, बैटरी एक्सेट्रा। अब ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि काम कैसे करेगा। ठीक है, तो देखिए हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रखा है Ca। ठीक है, क्या ले रखा है? पर ये Ca क्या है? या तो मोल्टन स्टेट में है, फ्यूज्ड, या फिर एक्वस कंडीशंस में। दो में कोई एक स्थिति जरूर है। तो ये जो Ca है ये है या तो मोल्टन और एक्वस। मोल्टन का मतलब तो इसमें पानी नहीं मिला रखा, इसको हमने इतना गर्म कर दिया कि ये पिघल गया, मेल्ट हो गया, है ना। मेल्ट हो जाएगा तब भी लिक्विडिटी आ जाएगी ना इसकी, और लिक्विडिटी में इसके आयंस मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर अपन इसको कहें एक्वस तो ये पानी में डिजोल्व है। अब ये Ca क्या हो रहा है, देखो ये टूट गया साहब। आपने इसको मोल्टन किया तो भी ये टूटा हुआ है आयंस में। एक्वस है तब भी ये आयंस में डिसोसिएट है। तो कौन कौन से आयंस में? C फॉर केटाइन और A फॉर एनाइन। अब हमने क्या किया, ये तो पहले से टूटा हुआ था, हमने नहीं तोड़ा इसको कोई, इसको हमने मोल्टन किया है या हमने इसको एक्वस कंडीशंस में डाल दिया। तब दोनों स्थिति में केटाइन एनाइंस ब्रेक हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं और ये मूव कर रहे थे। पर हाँ, हमने जब तक दोनों रोड को कनेक्ट नहीं किया तब तक रैंडम मूव कर रहे थे। और जैसे मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी वायर वगैरह कनेक्ट करके, तो इनका मूवमेंट एनाइन एनोड की ओर, केटाइन कैथोड की ओर स्पेसिफिक हो गया। तो व्हेन वी pass electricity through the electrolyte solution, ions moving towards opposite plate, opposite electrode। ऑपोजिट समझते हो क्या? एनाइन पॉजिटिव पे जाएंगे और केटाइन नेगेटिव पे जाएगा। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन है? एनोड, तो इस पर नेगेटिव आयन एनाइन आएंगे। कैथोड है वो यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो उस पर केटाइन आएंगे। तो हमने कहा व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, आयंस मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट इलेक्ट्रोड एंड क्या करेंगे? एंड गेट डिस्चार्ज देयर, वहाँ डिस्चार्ज हो जाएंगे, चार्ज छोड़ देंगे अपना वहीं पर। यानी कि प्लस भी न्यूट्रल होगा और माइनस भी न्यूट्रल होगा, यानी कि न्यूट्रलिटी आएगी। साफ सीधी सी बात यह है कि दोनों ही अपना चार्ज डिस्चार्ज करेंगे, छोड़ देंगे। तो एंड गेट डिस्चार्ज देयर,
दिस प्रोसेस इज नोन एज, याद रखना, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जो प्रक्रिया हुई इसको अपन क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस जिस कंटेनर में होता है वो कंटेनर कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डन इन ए कंटेनर, डन इन ए वेसल, दैट वेसल इज कॉल्ड। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये पूरी प्रोसेस जो आपने करवाई ये इस सेटअप में हो रही है ना, इस वाले सेटअप में। अच्छा, इस वाले सेटअप से बैटरी हटा दे तो ऐसा होगा? नहीं होगा। मूव तो होगा, आयन मूव करेंगे पर रैंडम, डिस्चार्ज नहीं होंगे। तो बैटरी लगानी पड़ेगी, दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ना पड़ेगा, सॉल्यूशन, तब जाके आयंस का मूवमेंट स्पेसिफिक कंडीशंस में होगा, यानी कि अपोजिट प्लेट पर होगा और वो अपना चार्ज वहीं छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस जिस पूरे सिस्टम में हुआ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, सॉरी, दैट सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो 1 मिनट लेंगे आपका, फिर मैं आपको बताता हूँ। हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन है इसलिए वो आयंस में डिसोसिएट है और आयंस फ्रीली मूव कर रहे हैं, पर उनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं। 2 मेटल रॉड डिप की, दोनों को बैटरी वगैरह से कनेक्ट किया, जैसे ही कनेक्ट करके इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कैटाइन जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर, नेगेटिव प्लेट की ओर, और एनाइन जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि अब जो रेंडम मोमेंट था वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में होना शुरू होगा। ये एनाइन यहाँ पहुँचकर डिस्चार्ज होंगे, ये कैटाइन यहाँ पहुँचकर डिस्चार्ज होंगे, और ये टोटल प्रोसेस क्या कहलाई? इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस जिस वेसल में हो रही है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखो क्या होगा, एट एनोड, एनोड यहाँ कैसा टर्मिनल है? पर याद रखना यही एनोड गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव हो जाता है। तो एट एनोड, अब आप जानते हो ना एनोड पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं। अब एनोड से ए और ए एनाइन, तो यहाँ कौन पहुँचेंगे? नेगेटिव आयन। कौन है? ए माइनस। तो देखिए हमने ऊपर दिखा रखा ना ए माइनस, तो ये ए माइनस यहाँ आ गई। क्या किया इसने? ए बनाया और अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, हो गया न्यूट्रल। एट कैथोड, कैथोड यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ होगा रिडक्शन रिएक्शन। और देखो कौन पहुंचा यहाँ? C+, कैटाइन यहाँ पहुंचे, इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, C बनाया, हो गया न्यूट्रल। अब इन दोनों को अगर जोड़ दें तो सेल की कंप्लीट रिएक्शन आ जाएगी, पर कंप्लीट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन शेष नहीं होने चाहिए। याद रखना, जिन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, जिन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, दे आर हाफ रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो वो रिएक्शन हाफ रिएक्शन है। कंप्लीट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन में जब 2 हाफ रिएक्शन को आप जोड़ते हो तो उसकी शर्त क्या है कि दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए, कटने चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन रिमेन नहीं हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? मल्टीपल करके उनको जोड़ते हैं। तो याद रखना ये दोनों हाफ रिएक्शंस है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो एक कंप्लीट रिएक्शन आ जाएगी। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अगर अपन इसको फिंगर पे लाएं पूरा, तो हमने क्या कहा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक सिस्टम है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किससे बना होता है? तो हमने कहा बनाने के लिए मुझे एक कंटेनर की रिक्वायरमेंट है, मुझे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है जो कंटेनर में भर लेंगे। सॉल्यूशन में कैटाइन एनाइंस होते हैं, वो मूव करते रहते हैं रैंडमली। मुझे 2 मेटल रोड की रिक्वायरमेंट है, उन 2 मेटल रोड को मैं बैटरी से वायर के थ्रू कनेक्ट कर दूंगा। तो क्या होगा? कैटाइन एनाइन में जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, कैटाइन एनाइन का जो मोशन है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा। कैटाइन गोज टू कैथोड, एनाइन गोज टू एनोड, और वहाँ जाके अपना चार्ज रिलीज करके डिस्चार्ज होंगे। ये पूरी प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस जिस भी कंटेनर में कंप्लीट हुआ उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इसके 2 मैकेनिज्म हमने बोर्ड पे दिखा दिए कि एनोड पे नेगेटिव आयंस आएंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और एनोड पे होता भी क्या है? ऑक्सीडेशन ही होता है। तो ऑक्सीडेशन हो गया, कैथोड पे नेगेटिव आयंस आएंगे,
इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे, वो न्यूट्रल होंगे, रिडक्शन प्रोसेस। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क करता है। ठीक है, अगर मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल में दूँ तो ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ मैं, या ये वाला ही पोर्शन हटा देता हूँ। चलिए फटाफट एक एग्जाम्पल मेरे साथ करके बताएंगे। वो ये है, देखो कि हमने यहाँ एक सॉल्यूशन फिल किया Ca, क्या फिल किया था Ca, पर मैं Ca को चेंज कर देता हूँ। तो मैं एक कंडीशन देता हूँ आपको, आप ठीक है उस कंडीशन को आप इस पे अप्लाई करेंगे। इफ HCl सॉल्यूशन टेकन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है, सेल यही है, ऐसे ही बनाया है, सब कुछ सही है, पर बस हमने चेंज क्या कर दिया कि Ca जो हमने एक नॉर्मलाइज कंडीशंस लिखी थी, नॉर्मलाइज कंडीशन है ना वो, तो हमने उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया कि Ca जो कैटायन एनायन का बना हुआ कोई भी सब्सटेंस था वो कौन है अब HCl। तो क्या होगा आप जानते हो ना, HCl H plus Cl minus, हाँ लिक्विड है, H प्लस Cl बिल्कुल, ये और ये सही है। कैटायन एनायंस मूव कर रहे हैं फ्रीली व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी। तो H प्लस जो कौन है कैटायन, ये किसकी ओर मूव करेंगे, मूव टुवर्ड्स टू कैथोड। कैथोड यहाँ कौन सा प्लेट होता है, नेगेटिव प्लेट, तो ऑपोजिट पे चले गए। और Cl माइनस जो एनायन है मूव टुवर्ड्स टू एनोड, करेक्ट, जो पॉजिटिव होता है। अब क्या होगा एट एनोड कौन पहुंचेंगे, एनोड पे कौन गया है Cl माइनस। अब Cl माइनस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेगा और क्या बनाएगा Cl। देखिए Cl, अब मैं आपको किताबी ज्ञान तो मैं नहीं दूंगा, किताबों में तो सीधा लिखा होता है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि ये Cl माइनस Cl, करेक्ट बात है आपका, पर Cl जो है वो एटॉमिक कंडीशंस है, और एटॉमिक कंडीशंस होने की वजह से वो स्टेबल, तो Cl की स्टेबल स्टेट कौन सी होती है Cl2। तो देखो ये बना Cl2, फिर आपको सर दो कहाँ से लाए, यहाँ तो एक है, तो इसको क्या कर दें 1/2, तो हाफ Cl2 रिलीज हो गई। यानी कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है, क्लोरीन गैस। कहाँ रिलीज हो रही है, एनोड पर, तो एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होगी। याद रखना, अगर प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ द सेल रिएक्शन इज नॉट स्टेबल देन प्रोडक्ट चेंज इनटू सेकेंडरी कंडीशन। तो यहाँ Cl बना रेडिकल, वो स्टेबल नहीं था, तो Cl से Cl2 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म नहीं होती ना इसकी। अब आते किस पर, एट कैथोड कौन पहुंचा H प्लस, क्या लेगा इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है, क्या बनाएगा H, फिर वही सब कंडीशंस आ गई। H इज एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन नॉट स्टेबल, तो ये H कन्वर्ट इनटू H2 और यह लगाना पड़ेगा हाफ। तो यहाँ एक बात और याद रखना, अगर हाफ नहीं लगाना तो रिएक्शंस को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2Cl माइनस Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब आते हैं अपन इसकी कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन ऑफ सेल क्या हो रहा है, बोलो भी क्या हो रहा है, इन दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो क्या हुआ H प्लस प्लस Cl माइनस हाफ H2 प्लस हाफ Cl2। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना। तो HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो हमें एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ HCl सॉल्यूशन। तो ये समझ में आ रहा है क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं है, श्योर। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम करता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, इसकी मैकेनिज्म भी हो गई ना, मैकेनिज्म मतलब फंक्शंस हो गए। अब हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक, ज़्यादा डिस्कशन उस पर नहीं करने वाले, वो है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे एक एग्जांपल ये किया ना, ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को भी अपन एक बार थोड़ा सा देखेंगे। 12th बोर्ड में वो इतना हैवी नहीं।
नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगी, उस सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बाद आपको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा, ये डिपेंड करता है 3 बड़ी बातों पे। किस पे डिपेंड करता है? कौन? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये डिपेंड करता है सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे। उस पर तो करना ही है, क्योंकि वही तो कैटायन एनायंस में कन्वर्ट होता है, वही जाके अपना चार्ज डिस्चार्ज करता है। तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बदलते रहेंगे तो प्रोडक्ट्स भी बदलते रहेंगे। तो सबसे पहले डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे कि आपने क्या लिया है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है मीडियम पर। मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किस मीडियम में प्रिपेयर किया गया है। मोस्टली हम यहाँ 2 मीडियम की बात करते हैं। एक तो हम बात करते हैं मोल्टन या फ्यूज्ड कंडीशन, यानी कि कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं मिलाते उसमें, दूसरा कोई सब्सटेंस नहीं है, बस उसको अपने इतना हीट कर रखा है कि वो अपनी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। हमने जो भी यूज किया इलेक्ट्रोलाइट, उसको हमने इतना हीट कर दिया कि वो अपनी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है और वो लिक्विड स्टेट हमने काम में ले ली एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो उस टाइम पे कोई दूसरा मीडियम तो है नहीं। या फिर क्या हो सकता है, एक्वस कंडीशन हो सकती है कि हमने सॉल्ट को, इलेक्ट्रोलाइटिक को, जो भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है उसको हमने पानी में डिजोल्व करके उसको एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज किया। जैसे नमक है NaCl, उसको पानी में डिजोल्व कर लिया और उस पानी को, अब वो पानी नहीं है ना प्योर, वो सॉल्यूशन ऑफ NaCl हो गया, उसको यूज कर लिया एज ए इलेक्ट्रोलाइट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो 2 स्टेट हमने बता दी। तो मीडियम का भी इफेक्ट होगा कि आप एक्वस कंडीशंस अप्लाई करते हो तो एक अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं, और मोल्टन स्टेट में अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं फ्रॉम द सेम इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl। अब NaCl आपने मोल्टन स्टेट में काम में लिया तो केवल NaCl था, है ना, और आपने NaCl को पानी के साथ काम में लिया तो उस समय फिर इलेक्ट्रोलाइट 2 हो गए। एक NaCl तो इलेक्ट्रोलाइट है ही, वाटर की कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और वो रिड्यूस भी हो सकता है, तो वो ऑल्सो पार्टिसिपेट करेगा, तो उस समय रिजल्ट अलग आएंगे। फिर एक लास्ट स्थिति मैं मानता हूँ वो है इलेक्ट्रोड। जो मेटल रोड एज ए इलेक्ट्रोड आप ले रहे हो, 2 मेटल रोड डिप करते हो, वो इलेक्ट्रोड कैसे हैं उस पर भी प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, क्योंकि ये भी 2 प्रकार के हम लोग यूज कर लेते हैं। एक तो हम यूज करते हैं इनर्ट और एक हम यूज कर लेते हैं एक्टिव। जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, इनर्ट जो होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते, और जो रिएक्टिव नहीं होते वो दीज आर नॉट taking part in cell reactions। तो अगर हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तब तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। पर हम जब एक्टिव मेटल्स को यूज करते हैं एज ए इलेक्ट्रोड तो ये पार्टिसिपेट कर सकती है, और जब ये पार्टिसिपेट करेगी तो रिएक्शंस के रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये 3 बड़े फैक्टर हैं जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसमें रिलेटिव चेंज आ सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देयर मीडियम एंड इलेक्ट्रोड्स। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इनके भी आप, कई बार अपन क्या सोचते हैं कि यार रिएक्शंस तो ऐसे पढ़ाई थी सर ने, रिजल्ट कुछ और ही आ रहा है, क्या चक्कर है ये? तो उसका मतलब हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं इनमें से कुछ चेंज हुआ हो, ये स्पेसिफिक रखा हो कहीं ना कहीं, और ये चेंज होंगे तो रिजल्ट्स भी चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल से इसको देखते हैं फटाफट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो हमारा पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब NaCl को हमने इतना हिट कर रखा है कि वो अपनी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए एक बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो समझना कि हमने लिया क्या है। मैं लैंग्वेज पे नहीं बता रहा ज़्यादा कुछ। NaCl कैसा है? फ्यूज्ड, पिघला हुआ। तो इसके पास 2 आयन है क्या? Na+Cl-, यस और नो? देखो इसी को आप लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, जो समझ लेंगे तो लिख देंगे। अब मैं आपसे पूछूं Na+ है वो कहाँ जाएगा जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सेल में? देखो भाई एक बात बताओ, ये NaCl कहाँ भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भरा हुआ है एज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन।
हमने 2 मेटल रोड लगा रखी है, सब कुछ फिट कर रखा है, हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो Na+ जो कैटाइन है वो किस पर जाएगा? कैथोड पर जाएगा। और Cl- जो एनाइन है वो किस पर जाएगा? तो इनका स्पेसिफिक मोमेंट होना शुरू हो गया। अब ये कैथोड पे जाएगा और ये एनोड पे जाएगा, दूसरा कोई कंपटीशन में है नहीं। कैथोड पे अकेला कौन है? Na+। तो भाई जब ये Na+ सिंगल होल्ड है, कोई दूसरा इसके साथ नहीं है कंपैरिजन में, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और क्या बनाएगा? Na सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो रहा है? हो रहा है कि रिडक्शन? रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? रिडक्शन किसको कहते हो? विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन या रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन? रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन। जब हम इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं तो क्या होता है? और हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर दें, छोड़ दें, डोनेट कर दें, सॉरी विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो तो ऑक्सीडेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन रिसीव हो तो, हाँ, तो यहाँ Na+ इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, Na बना रहा है सॉलिड फॉर्म में, तो ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। कैथोड पे होता है। यहाँ Cl- क्या करेगा? Cl- इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करेगा Cl, पर Cl नहीं, हाफ Cl2 है ना, क्लोरीन गैस। तो ये हाफ रिएक्शन और ये हाफ रिएक्शन दोनों का जोड़ लगाओ तो कंप्लीट रिएक्शन क्या आ रही है? देखो, Na+ इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैंसल प्लस Cl-, करेक्ट है ना, और क्या बना रहा है? Na+ हाफ Cl2। बोलो सही है क्या? तो Na+ का Na में रिडक्शन हो गया एट कैथोड, और Cl- का Cl2 में ऑक्सीडेशन एट एनोड। इसीलिए इसको किताबें क्या लिख देती है? ऐसे लिख देती है NaCl मोल्टन। बात एक ही बेटा, मोल्टन लिख दो, क्योंकि मोल्टन का मतलब क्या है? टूटे हुए आयंस में। मैंने यहाँ आयंस दिखा दिए, तो NaCl Na+ हाफ Cl2। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट मिल गए। ये प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा है? कैथोड पर, और ये वाला प्रोडक्ट एनोड पर। अब बताओ मुझे इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आसान है ना, बड़ा आसान सा लग रहा है कि सर इसको लैंग्वेज में लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि वी चूजन NaCl in their molten state as a electrolytic solution when we pass electricity, then Na+ move to cathode and Cl- move to anode and following reactions are takes place। रिएक्शन दिखा देंगे, एनोड पर ये, सॉरी कैथोड पर ये, एनोड पे ये, और ये उसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो हमें प्रोडक्ट मिल गए ना। अगर मैं सेकंड एग्जांपल आप ही से पूछ लेता हूँ, चलो फटाफट मेरे साथ करेंगे भाई। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaBr in their molten state, ठीक है। तो आप फिर से वही कहेंगे सर NaBr मोल्टन स्टेट का क्या मतलब होता है? NaBr मोल्टन स्टेट का मतलब है कि भाई ये अपने आयंस में ब्रेक है, करेक्ट क्या? Na+ और Br- में। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे बना लो, एक ही बात है वो तो, है ना। चलो आप इसको यही ऐसे बना के दिखा दो क्या कि सर ये 2 आयंस दे रहा है, Na+, बिल्कुल। अब Na+ किस पे चले गए? कैथोड पर। Br- किस पे चला गया? एनोड पर। कैथोड पे इसने क्या किया? Na बनाया। पर Na कैसे बनाया? तो वो रिएक्शन ये रही, पूरी रिएक्शन लिखे तो कि इसने इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया। ये हाफ सेल की रिएक्शन होगी ना। ये हाफ पार्ट में क्या हो रहा है? Br- जो डिस्चार्ज हो गया, Br+ इलेक्ट्रॉन, पर Br नहीं होता तो Br2 ये हाफ, करेक्ट है। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा भाई? फाइनल रिजल्ट दोनों का टोटल करके ले आते हैं, तो Na+ Br- Na एंड हाफ Br2, या इसको NaBr मोल्टन लिख दे। ये कहाँ मिल रहा है आपको? कैथोड पे। और ये कहाँ मिल रहा है? बताओ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट आसान है कि नहीं है? समझ में आ गया? बना लें फटाफट, चलो बनाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaBr इन एक्वस सॉल्यूशन। एक बात याद रखना, देखो NaBr को एक्वस सॉल्यूशन बनाने का क्या मतलब है? NaBr को किस में डिजोल्व कर रखा है? वाटर में। तो एक तो खुद इलेक्ट्रोलाइट है NaBr, और दूसरा कौन है? वाटर। वाटर में भी आयंस होते हैं ना, H+,
OH माइनस। इसका मतलब वाटर ऑल्सो हैव कैटायन एंड, और हमने जो इलेक्ट्रोलाइट NaBr ले रखा है उसमें भी क्या है, कैटायन। और क्या लगता है कैटायंस इस बार 2 डबल हो गया ना, Na भी है और H प्लस भी, एनायंस भी डबल हो रहे हैं, OH माइनस भी है और Br माइनस भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम एक्वस कंडीशंस में कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाते हैं तो कैटायंस और एनायंस आर 2 और मोर देन 2, है ना। अब जब कैटायन एनायन एक एक थे, सिंगल सिंगल, तब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, क्योंकि जब सिंगल है तो वही रिएक्शन करेगा। पर जब कैटायन एनायन डबल हो रहे हैं या उससे ज़्यादा हो रहे हैं, इन द टाइप्स, नॉट इन द अमाउंट, इन द टाइप्स, वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर उनके बीच कंपटीशन होगा। हु विल बी फर्स्ट ऑक्सीडाइज और फर्स्ट रिड्यूस, पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा या पहले कौन रिड्यूस होगा, उनमें कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ एक बड़ी दिक्कत आएगी आपको, समस्या यहाँ आने वाली है। या ऐसा भी हो सकता है कि हमने 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को आपस में मिक्सअप कर लिया, वाटर नहीं लिया, चलो 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को आपस में, तब भी कैटायन एनायंस के नंबर 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसी कंडीशंस में फिर वही समस्या कि 2 कैटायंस अगर हैं तो उनमें कंपटीशन होगा, किस बात को लेकर, कि हु विल बी फास्ट रिड्यूस। और 2 टाइप के एनायन है तो उनमें भी कंपटीशन होगा, हु विल बी फास्ट ऑक्सीडाइज्ड। तो ये समस्या आने वाली है। तो इसके लिए मैं एक बात आपको यहीं समझा देता हूँ, नोट लगा के समझना इस बात को, कि इफ 2 or more cations, if 2 or more cations are present in solution, then cation having more SRP will be first reduce at cathode। ये समझने की ज़रूरत है कि अगर सॉल्यूशन में 2 या उससे भी ज़्यादा टाइप्स के कैटायन पार्टिसिपेट करते हैं, तो जिस कैटायन का SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा है, वो सबसे पहले रिड्यूस होगा। जब वो ख़त्म हो जाएगा पूरा, तब उसके बाद सेकंड वाले का नंबर आएगा, सेकंड लास्ट जो SRP रखता है उसका आएगा, उसके बाद थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का आएगा। पर जब तक ये फर्स्ट वाला पूरा कंज्यूम नहीं होगा, तब तक सेकंड पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यानी कि मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि A प्लस B प्लस C प्लस, एक सॉल्यूशन में 3 कैटायन है, एक सॉल्यूशन में, ठीक है, और इनका SRP का ऑर्डर ये है मान लो, तो सबसे ज़्यादा SRP किसका है, तो सबसे पहले ये रिड्यूस होगा, ये पूरा ख़त्म होने के बाद ये रिड्यूस होगा, ये भी ख़त्म हो जाए तो ये रिड्यूस होगा। आगे समझ में आ गई बात, क्लियर है। सेकंड बात, इफ इसका उल्टा लिख देते हैं, सेम सिमिलर लाइनें, 2 और मोर एनायंस आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, then anion having less, anion having at least SRP or maximum SOP will be first oxidized at anode। सेकेंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर एनायंस भी कई है ना, 2 और मोर देन 2, तो उनमें से जिस एनायन का सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा या सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा। वैसे एक बात बताओ मुझे, SRP क्या बताती है, रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू शो करती है टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन।
तो जिसका SRP ज़्यादा है उसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी भी ज़्यादा है, तो वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा। यह SRP लेस है, इसका मतलब क्या ज़्यादा है? SOP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ग्रेटर वैल्यू क्या शो करती है? ग्रेटर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, तो वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इससे तय होगा। और ये पूरी कहानी किससे तय होगी कि कौन किसका SRP ज़्यादा किसका कम, है ना। तो हम लोग SRP टेकन फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो SRP अपन कहाँ से देंगे? वहाँ वैल्यूज दे रखी होती है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्लास 11th में था, जहाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेटअप पे करके रखते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में 0 मान के उससे ऊपर उससे नीचे सब पढ़ रखा आपने। एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि वाटर जो होता है वो दोनों काम करता है, वो ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। तो देखो कैसे, H2O ये वाटर है, समझ रहे हो बात को। अगर ये ऑक्सीडाइज होगा क्या होगा? तो सोचिए इसके अंदर 2 आयन है, H प्लस OH माइनस। आप जानते हो ना वाटर में 2 आयन है, H प्लस और। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो ये वाले पार्टिसिपेट थोड़ी करेंगे। ऑक्सीडेशन में तो कौन जाते हैं? एनाइंस। तो कौन वाले पार्टिसिपेट करेंगे? तो OH माइनस किस में बदल जाएंगे? O2 में, और इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज कर देंगे। यहाँ O-2 है, यहाँ O0 है, ऑक्सीजन यहाँ -2 है और यहाँ 0। तो -2 से 0 2 इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज किए, पर वो तो एक ऑक्सीजन ने किए ना। ऑक्सीजन कितने आ गए? 2। तो नहीं समझ में आएगा। देखो फिर देखो भाई, H2O इसके 2 आयन्स हैं, H प्लस OH माइनस। ऑक्सीडेशन में कौन जाएगा? माइनस वाला। तो इसकी तो बात छोड़ दो, तो ये तो बच गए। माइनस वाला क्या करेगा? ये बनाएगा O2 प्लस H प्लस। अब आपको सर O2 कहाँ बनाया? या तो इसको हाफ O2 लिखो, या तो इसको, या फिर इसको डबल कर देते तो ये डबल हो गया। अब देखिए O2 में O जो होता है वो -2 होता है, यहाँ O 0 है, तो कितने का गैप हो गया? 2 का। तो 2 इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज कर रहा है, पर एक ऑक्सीजन 2 कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन। और ये 2H और ये H पर 3 नहीं, क्योंकि ये डबल किया तो ये भी डबल होगा, तो ये भी 2 हो गया। तो 2 और 2 4 हुए कि नहीं हुए? तो टोटल रिएक्शन क्या आई H2O की? कि 2H2O 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। पर याद रखना ये इसका हाफ ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है। अगर ये वाटर ऑक्सीडाइज हो तो ऐसे करेगा, पर सोचिए इसका उल्टा करके देखते हैं। नहीं सर ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, फिर से देखते हैं। तो H2O 2 पार्ट H प्लस OH माइनस, ये रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस हो रहा है तो कौन भाग लेगा? प्लस। प्लस वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, H बनाएगा। H नहीं H2, या तो हाफ करिए, डबल डबल करेंगे तो ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल। हुआ कि नहीं हुआ? तो अब दोनों को जोड़ के लाइए, क्या आया? 2H प्लस, सॉरी ये तो कन्वर्ट हो गया इसमें H2 और ये रिमेनिंग 2H, तो वाटर सीधे इसमें बदल रहा है। कौन समझाई बात? आ गई? पक्की आ गई? क्या आई कि 2H2 जो है ये 2H प्लस 2H माइनस से टूट गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये बदल गया H2 में, तो वाटर डायरेक्टली चेंज इनटू H2 और ये रिमेनिंग वाला 2H माइनस। तो यहाँ रिएक्शन क्या आई? 2H2O, पर इसने क्या लिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 फिर क्या बना? 2OH माइनस H2 और ये इसका हाफ रिडक्शन। ठीक है, ये इसका हाफ रिडक्शन है। कोई कन्फ्यूजन? तो अगर हम लोग वाटर को ऑक्सीडेशन में ले जाएंगे तब तो ये रिएक्शन यूज करेंगे, अगर हम लोग वाटर को रिडक्शन में लेके जाएंगे तब ये वाली रिएक्शन यूज करेंगे। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में कन्फर्म है? अब देखिए इसको अपन समझते हैं। तो आप कहेंगे सर ये NaCl प्लस वाटर, एक्वस का मतलब तो यही हुआ बेटा। क्या बनाएगा वो अपन यहाँ बाद में लिखेंगे, पर हम लोग कह रहे हैं कि NaCl प्लस वाटर। ठीक है, NaCl किस में टूटेगा? Cl माइनस।
वाटर पूरे का पूरा पार्टिसिपेट कर सकता है किसमें, ऑक्सीडेशन में भी। और तो देखते हैं अपन एट एनोड। अब देखो एनोड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पे कौन गया, नेगेटिव आयन। तो देखना बोर्ड पे एक बार Cl माइनस। अच्छा वाटर तो रख देता हूँ साथ साथ, क्योंकि वाटर तो दोनों तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है ना। तो H2। अब देखिए ये Cl माइनस क्या कर रहा है, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, सही है ना, Cl प्लस। अब आपको हो तो मैं काम कर देता हूँ इसको हाफ Cl2, और हाफ नहीं लिखे तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रिएक्शन आ गई। इससे क्या बनता, कौन सी प्रोसेस में देख रहे हो, एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या देखते हो, 2H2O 4H प्लस, हाँ O2 ये हो गया। ऐसे ऐड आते हैं अपन एक बार कैथोड पर। कैथोड कैसा है, नेगेटिव। यहाँ कौन पहुँचेंगे, Na प्लस, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, Na बनाएगा। क्लियर। साथ में दूसरा कौन है, वाटर। इस बार वाटर कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, हाँ H2 गैस ये। अब अपने को चेक क्या करना है कि इन दोनों में से कौन से वाला होगा, यानी कि यहाँ दो रिएक्टेंट है जो रिड्यूस होना चाहते हैं, सॉरी ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, और यहाँ 2 रिएक्टेंट है जो रिड्यूस होना चाहते हैं। पर मैंने कहा ना पहले कोई एक होगा, वो ख़त्म होने के बाद दूसरे का नंबर आने वाला है। तो अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, कैटाइंस में तो किससे करेंगे, एनाइंस में किस पे करेंगे, बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इनकी वैल्यू सी, अब हर बार वैल्यू याद नहीं होती तो अपने को कुछ एग्जाम्पल याद करने होते हैं। हाँ चलिए, ये एक तो मिस्टेक हो गई थी ना, हमने Cl लिख दिया था गलती से, तो ये Br है, तो हमने इसको चेंज कर दिया Br। हमने इनकी वैल्यूज रख दी। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड फॉर्म में तो SOP इतना है, इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन फॉर्म में इतना है, ठीक है। यहाँ हमने रिडक्शंस की लिख दी। हालांकि मैंने कह रखा है ना कि रिडक्शंस की फॉर्म में भी हमने वो लिखवाया था। अब देखिए आपने क्या कहा था, आपने क्या कहा था, याद आ रहा है क्या, आपने कहा फॉर एनाइन, अभी कुछ ही मिनट पहले मैंने 2 पॉइंट लिखे थे। आपने कहा SRP इज लेसर, वो रिएक्शन हो जाएगी, या SOP इज ग्रेटर। 2 पॉइंट लिखे थे ना, यानी कि ये 2 कंडीशन है कि एनाइंस कौन से वाला ऑक्सीडाइज होगा। तो हमने कहा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड फॉर्म में कम हो वो होगा, या जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो वो होगा। तो यहाँ कंपेयर कर लो, -1.08 ये इसका स्टैंडर्ड का साइन लगा रखा ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये 1.08 और ये -1.23। तो हमने वैल्यू रख रखी है SOP की, और SOP क्या होना चाहिए, ग्रेटर। तो आप जानते हो ना माइनस की छोटी वैल्यू बड़ी होती है, तो ये ग्रेटर है ना, तो ये वाली रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। और आपने कैटाइंस के लिए क्या लिखा था, आपने कहा SRP हाईएस्ट जिसका है या ग्रेटर, जिसका SRP ग्रेटर है वो रिएक्शन डन करेगी। अब इन दोनों में SRP की वैल्यू लिख रखी है मैंने, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये -2.71, ये -0.82। माइनस को कंसिडर करें तो ये वैल्यू बड़ी है, और बड़ी वैल्यू जिसकी होती है वो कैटाइन रिड्यूस होगा, तो ये रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। तो सीधी सी बात ये है, अगर आप समझे तो, कि कैटाइन जिसका SRP लोवेस्ट है या हाईएस्ट है, फिर देख लो कैटाइन जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर है वो रिड्यूस होगा। तो इन दोनों में ग्रेटर ये है क्योंकि माइनस के हैं, और यहाँ जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेस है वो होगा, और अगर ऑक्सीडेशन की फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो वो। अरे अभी ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, आप भी हो रहे, मुझे भी कर रहे हो। सीधी सी बात एक का देखो, रिडक्शन पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर वो अपने आप को पहले रिड्यूस करेगा। क्लियर? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इज टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रेटर होगा वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। सीधी सी बात है। तो यहाँ इन दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका हाई, इसका, तो ये ऑक्सीडाइज होगा इसके कंपेयर में पहले। यहाँ इन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई है,
इसका, तो ये पहले रिड्यूस होगा एज कंपेयर टू सोडियम। और टोटल रिएक्शन क्या आई फाइनल, जो अपन यहाँ भी लिखेंगे बाद में, वो ये इन दोनों का एडिशन आएगी। एडिशन मैं यहाँ लिखता हूँ, कंप्लीट रिएक्शन में देखो, चलो आप ही बताओ मुझे, ये तो हिस्सा है ही नहीं, हमने माना ही था इसको कैसे, तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ कौन है, 2H2 Na+ भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। सो सुनिए एक बार, Br- प्लस 2H2 नीचे वाले रिएक्शन में 2H2, 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बैलेंसिंग के टाइम इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, कैंसल, पर ये तो 2 है, ये 1 है, तो क्या करूं मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो Br- की जगह क्या हो गया अब 2Br- 2H2O। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? चलिए भाई आगे चलते हैं। यहां से क्या आया, हाफ का मल्टीपल 2 Br2, हाफ का मल्टीपल 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो Br2, ये Br2 अभी कहाँ मिल रही है, एनोड पे, प्लस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, यहां से क्या मिल रहा है 2OH- प्लस H2, H2 हमें कहाँ मिला, बिल्कुल कैथोड पे मिला। ये सेल की कंप्लीट रिएक्शन है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? श्योर हो? किताबें क्या करती है कि Br- कहाँ से आया, Na से, तो किताबें यहाँ जानबूझकर क्या जोड़ देती है, Na+ दिखा देती, क्योंकि वो रिमेनिंग है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट। तो आप यूँ समझो सेल रिएक्शन तो यही है केवल, जो पहले लिखी गई, ये तो एक्सेस था जो पड़ा हुआ है, और इधर कौन पड़ा हुआ है ना, तो 2Na+ और ये 2OH- मिलके क्या बना लेते हैं, 2NaOH, क्या बना लेते हैं। तो इसलिए मैं इसको एक बार फिर से हटा देता हूँ, ठीक है, मेन रिएक्शन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ क्या लिखें, अब NaBr 2 लेने पड़ेंगे ना अपने को, बोलो क्यों, क्योंकि आगे रिएक्शन में कितने गए थे, 2, तो देखिए अब ये डबल कर देता हूँ समझने के लिए, 2 कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन, मल्टीपल का कोई झंझट ही नहीं रहा, सही है ना। यहाँ 2Na+ 2 इलेक्ट्रॉन 2Na, बट ये रिएक्शन तो हुई ही नहीं है, ये रिएक्शन तो हुई ही नहीं है, समझ रहे हो ना बात को। अब समझिए एक बात को ध्यान से, तो इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या आ रहा है, 2NaBr 2H2O का रिजल्ट ये आया कि मुझे मिला Br2, श्योर हो क्या, मिला ना, मुझे मिला H2, देखो मुझे Br2 कहाँ मिला, मुझे H2 कहाँ मिला, कैथोड पर। अच्छा मेरे पास बचा हुआ क्या है, तो आप कहेंगे सर Na+ जो कहीं भी पार्टिसिपेट, और कौन बचा हुआ है माइनस, तो यहाँ मैं आगे दिखा सकता हूँ क्या, 2Na+ 2OH-, और कुछ किताबें इनको जोड़कर क्या दिखा देती है 2NaOH। पर ये हमारा प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये सब प्रोडक्ट है जो बॉटम में जमा हो जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaBr इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आप यहाँ क्या देखे, आपने ये देखा कि जैसे मैं NaBr का एक्वस कंडीशन में सॉल्यूशन करता हूँ तो समस्या क्या कि ये मुझे Na+ देता है, पर वाटर यहाँ पार्टिसिपेट करेगा, ये मुझे वाटर का कौन सा हिस्सा H+, ये मुझे Br- देता है, तो वाटर का यहाँ कौन सा हिस्सा पार्टिसिपेट करेगा OH-, तो मेरे पास 2 कैटायन हो गए Na+ एंड H+, मेरे पास 2 एनाइन भी हो गए Br- और OH-। तो यहाँ होगा कंपटीशन कि इन दोनों में कैथोड पर रिड्यूस कौन होगा और इन दोनों में एनोड पे ऑक्सीडाइज कौन होगा, ये डिपेंड करता है इनके SRP की वैल्यूज पर। इन दोनों में रिड्यूस कौन हुआ H+, क्योंकि Na+ का SRP बहुत ही कम है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, है ना, इसलिए कौन हो गया H+। तो ये H+ की वजह से हमें क्या मिल गई H2 गैस, सही है ना। और याद रखना अगर यहाँ Br- हुआ है तो हमें कौन सी गैस मिली है ब्रोमीन। OH- नहीं हो पाया क्योंकि OH का SOP कम है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH- का कम है और Br- का ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वही तो ऑक्सीडाइज होगा, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज, ये एज कंपेयर हमने समझ लिया। तो याद रखना एक बात हमेशा कि वाटर H+ OH-, यहाँ से देगा H2 गैस, यहाँ से देगा O2 गैस, इसका मतलब साफ है वाटर के रेफरेंस में जब भी हाइड्रोजन गैस निकले तो वाटर का क्या हो रहा है रिडक्शन, और वाटर अगर हमें O2 गैस दे तो वाटर का क्या हो रहा है, तो वाटर कैन टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन एज वेल एज इन रिडक्शन। तो वाटर
अगर उसका H+ रिड्यूस होगा तो H2 गैस रिलीज होगी, अगर उसका OH- ऑक्सीडाइज होगा तो O2 गैस रिलीज होगी। तो H से H2, OH से O2। तो ये समझ में आया क्या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट। तो ये हमारे सिलेबस में 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में तो नहीं आता, पर ये नीट का, जी का, IIT का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। तो ये वैसे अपन उसमें नॉर्मल वे में देखें ना, अपन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन को देखें अगर 2021, तो उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, पहले आते थे अब नहीं आते, पर अगर अपन इसको बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बता पाएंगे कि किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद क्या बनने वाला है वो बता पाएंगे, कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा, कौन पहले रिड्यूस होगा, ये उसके SRP की वैल्यूज से। और SRP की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिलेगी, है ना। बाद में आगे चल के इसको डिस्चार्ज पोटेंशियल्स की वैल्यूज से भी देते हैं, तो वो एक अलग मेथड है, सीक्वेंस बन जाती है। कन्फर्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम।